अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। प्रीवियस एपिसोड में भी आपको महसूस हुआ होगा, ये ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। और तो कोई मैंने बदपरहेज़ी नहीं की, लेकिन हाँ, मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है तो ठंडा पानी ज़्यादा पिया जाता है, जिसकी वजह से गला जो है वो मेरा अप डाउन रहता है, डिस्टर्ब रहता है। पढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है पलकों से उठाऊं उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 9। हाँ तो यही होगा, ये रईसों की औलादें पढ़ने थोड़ा ही जाती हैं, सब अपने पेरेंट्स के माल की ज़कात निकलवाती हैं। वासिफ़ गले में तौलिया लटकाए किचन की काउंटर से लगकर अपना इमरजेंसी नाश्ता कर रहा था। आहिस्ता बोलो, भाई नीचे नाश्ता कर रहे होंगे। शम्सा ने आवाज़ दबाकर कदरे वासिफ़ की तरफ झुककर तनबीह की। पता है मुझे, इसीलिए मैंने लाउंज का दरवाज़ा बंद कर दिया था जब आपने आईफ़ोन की दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू की। वासिफ़ ने वर्की पराठा 4 हिस्सों में तकसीम करते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। चाय पराठे का रवायती नाश्ता उसका फेवरेट था। उसका ख्याल था चाय पराठा खाने के बाद बंदा लंच टाइम तक ईजी फील करता है। माशाअल्लाह, बहुत समझदार हो गए हो। शम्सा ने अपनी चाय तैयार करते हुए बहुत मोहब्बत से बेटे की तरफ देखा। बात समझदारी की नहीं, वक्त बचाने की है। मामू ने कुछ सुन लिया तो ऊपर आकर अपने सीनियर्स का बदला मुझसे निकालेंगे और मेरे पास गुस्सा करने का भी टाइम नहीं है। उनके पास तो नौकर हैं, मुझे तो सब कुछ अपने हाथ पाँव से करना होता है। अब यही देखें, बेटी 3 लाख का फ़ोन फेंक कर आ गई और नीचे कितना सुकून है। उसका मूड ठीक करने के लिए 6 लाख का फ़ोन लाकर दे देंगे। ये कहकर वासिफ़ ने उजरत के अंदाज में चाय का घूंट भरा। हैं, 6 लाख का भी मोबाइल आता है? शम्सा के अंदाज में बच्चों सी हैरत और मासूमियत थी। गोल्ड प्लेटेड हो तो 10 लाख में भी आता होगा। अब मुझे क्या पता, मैंने तो इस अय्याश कौम को टारगेट करते हुए बोल दिया। वासिफ़ ने बेपरवाही से शाने उचकाए। और दिलाएं 3-3 लाख के फ़ोन? दिलाया नहीं था, भाई के दोस्त ने गिफ्ट किया था फरी को, शम्सा ने वजाहत की। वासिफ़ को उच्छू लग गया, हालांकि घूंट पूरा नहीं भरा था। भाई के दोस्त ने दोस्त को नहीं, दोस्त की बेटी को गिफ्ट किया था, वो भी पूरे 3 लाख का आईफ़ोन। इसका मतलब है दोस्त ने मामू से कम 30 करोड़ का तो कोई चेक साइन कराना ही होगा, कोई सरकारी ठेका होगा। वो थोड़ा सा खांसने के बाद बेसाख्ता बोला था। यहाँ नहीं रहते, भाभी बता रही थी, अमेरिका से आए थे। ओह, न जाने क्यों एक फ़िल्म सी पल में आंखों के सामने झलकी की तरह चमकी। गुजरी हुई एक रात सामने थी। तो ये वही दोस्त होंगे जिनकी खातिर मामू खिलाफ आदत देर तक जागे थे। और वो, वासिफ़ के दिल को कुछ हुआ। वो जो दुबला पतला लंबा, मिट्टी के बजाय फ़ाइन आटे से बना हुआ। क्या सोचने लगे बेटा, छोड़ो ये सब, मैं लेट हो रही हूँ। आज मेरी वैन भी नहीं आएगी तो मुझे स्कूल ड्रॉप करते हुए जाना। शम्सा पर यकलख्त उजलत सवार होने लगी। नीचे 2 कारें मुख्तलिफ डायरेक्शन में रवाना होती हैं, किसी में भी बैठ जाएं। आज तक बैठी हूँ, शम्सा आगे बढ़ते बढ़ते बगैर रुके बोली थी। कोई भी काम पहली मर्तबा भी तो होता ही है, आज कर लें, आराम से चली जाएंगी। ठंडी ठार कार में वो कप रखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नहीं, मुझे अपने बेटे की बाइक पर ही जाना है। ये कहकर शम्सा ने अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद कर दिया था। ऐसे रास्ते से गुजर कर माँ का स्कूल आता है, टायर पंक्चर हो गया तो वहीं सारी पढ़ाई हो जाएगी। वो बदमज़ा हो चुका था। सारे काम पुरानी फ़ाइल की तरह नीचे दबे जा रहे थे। एक फ़्रेश नई फ़ाइल जहन में खुल रही थी। 3 लाख का गिफ्ट, डॉलर्स वालों को तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यार फिर भी हद होती है। 3 लाख होते हैं भाई। उसे सिर्फ शर्ट तब्दील करना थी। जहन की हालत कुछ देर पहले वाली नहीं थी। 3 लाख का गिफ्ट देने वाला फरी से जिस अंदाज में हाथ मिला रहा था, साफ लग रहा था कि 3 लाख की रसीद वसूल कर रहा है। ये तो अब पता चला। वो अब नोचने खसोटने के अंदाज में शर्ट उतार रहा था। अर्शी, आंटी बेड पर क्या आई यार, तुमने हद कर दी। बहुत अच्छे ग्रेड ला रहा है, अब उसे 3-4 लाख के आईफ़ोन भी दिला दो। टूटू ने अपनी मसरूफियात के दौरान अर्शिला की झाड़ झपाट के लिए भी वक्त निकाल ही लिया था। एक्चुअली जब तुम्हारी कॉल आई तो मैं उस वक्त मीटिंग में थी, वरना उसी वक्त तुम्हें मना कर देती। बुरी तरह बिगड़ जाएगा, फिर मुश्किल से ठीक होगा। यार आने के बाद दम तो ले लिया करो। अर्शिला तो टूटू की यलगार पर फ़ौरन ही निढाल हो गई थी और अपने सर पर हाथ रख लिया था। अर्शिला को आज तक इस अमर का अंदाज़ा ही नहीं हो पाया था कि टूटू के काम इतने ज़्यादा हैं कि वो पैसा कम वक्त ज़्यादा बचाती है। आईफ़ोन लेना मेरे लिए मसला ही नहीं, रात तक दुबई की फ़्लाइट से आ जाएगा। मेरी कोलीग का हस्बैंड यही काम करता है, लैपटॉप, आईफ़ोन वगैरह इंपोर्ट करता है।
مگر تم زین کو بغیر محنت پلیز پلیز ٹوٹو مجھے زین کے لیے نہیں چاہیے، کسی کو گفٹ کرنا ہے۔ ارشلا کو کیونکہ بات سمجھ آ گئی تھی اس لیے مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ کون ہے وہ لکی پرسن؟ اب ٹوٹو نے حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ ارشلا کی طرف دیکھا تھا۔ ہے کوئی، بعد میں بتاؤں گی، میں بھی آنے والے دنوں میں وہ میری بہو بھی بن جائے۔ ارشلا نے یوں مسکرا کر کہا جیسے لفظ بہو بول کر کچھ میٹھا کھایا ہو۔ ٹوٹو نے اب آنکھیں پھاڑ کر ارشلا کی طرف دیکھا۔ کیوں خود کو دھوکہ دیتی ہو؟ کسی کی بیٹی فالتو ہے؟ کسی زندہ انسان پر ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ ٹوٹو اب تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو۔ اس کے فزیشین کہتے ہیں 25 کی ایج تک سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے چھوٹا سا آپریشن ہو اور ارشی پلیز فرض کرنا چھوڑو، حقیقت کو فیس کرو۔ آپریشن کے بعد جینڈر بھی تبدیل ہو سکتی ہے، زین زینب بھی بن سکتی ہے۔ ٹوٹو عادت سے مجبور تھی، لگی لپٹی کے بغیر بولی۔ اوہ گاڈ! ارشلا کو پھر دھچکا لگا، دل پر ہاتھ رکھ کر دل سنبھالا۔ تم اتنا نیگیٹو کیوں ہو؟ ڈاکٹر بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ ہارمونز پروڈکشن کے لحاظ ٹرینڈ تو میل کی طرف ہے۔ ارشلا کو زندگی میں پہلی بار ٹوٹو کی موجودگی بھاری لگی، مایوس جو کر رہی تھی۔ ارشی تم آج بھی بہت چلڈش ہو، میں تمہارے مائنڈ کرنے کو مائنڈ نہیں کرتی۔ اگر میں بھی مائنڈ کرنے لگوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں۔ ڈارلنگ آنٹی بیڈ پر ہیں، مجھے تمہارا پہلے سے زیادہ خیال کرنا چاہیے، ورنہ تو یوں سمجھو میں نے 20 سال تمہیں دھوکہ دیا، دوستی کا ماسک لگایا ہوا تھا۔ میری جان ہو تم ارشی، خلوص و سچائی کی توانائی دل سے پھوٹتی ہے اور اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے۔ ارشلا بھی نمک کی طرح پگھل گئی۔ آئی نو، میں جانتی ہوں، مگر مجھے آئی فون چاہیے، اس پر مجھ سے بحث نہ کرو، واقعی مجھے گفٹ کرنا ہے۔ ارشلا کے انداز میں قطعیت تھی۔ اتنا مہنگا گفٹ؟ اچھا چلو یوں سمجھو، میں ڈی فارمیشن ٹرائل ہار گئی ہوں، فائن کرنا ہے۔ ارشلا کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اب چونکنے کی باری ٹوٹو کی تھی۔ بتاتی ہوں، ویٹ پلیز۔ ارشلا انگلیوں سے اپنی پیشانی دبانے لگی۔ بنک تو کبھی نہیں کرتا، چھٹیاں بہت کرنے لگا ہے۔ معیز نے پاپ کارن کا بڑا سا پیک ماہا کو پکڑا دیا۔ اسے دیکھو، زین نہیں آیا تو کتنی اداس ہے۔ زویا نے برابر میں کھڑی فری کو کوہنی مارتے ہوئے تنگ کیا۔ یار وہ اس کا خیال بھی تو سب سے زیادہ کرتا ہے۔ سمیر نے پاپ کارن پیک میں ہاتھ ڈال کر پوری مٹھی بھری۔ یار وہ کال بھی تو پک نہیں کر رہا، 10 مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں۔ طلحہ نے جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے سب کو باری باری دیکھا۔ فری کال کرے گی، دیکھنا فوراً اٹھائے گا، ماہا نے بڑے پرجوش انداز میں مفت کا مشورہ دیا۔ میرے پاس فون ہی نہیں ہے، فری نے شانے اچکا کر بے پرواہی سے کہا۔ کیا ہیں؟ واٹ؟ ملی جلی آوازیں شور بن گئی۔ تم کیسے زندہ ہو؟ میں تو اپنے فون کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ معیز کی حیرت کا گراف سب سے اونچا تھا۔ مرنا بہت آسان ہے، جینا بہت مشکل ہے، سمجھو میں اب جینے کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ یہ نہیں ہوگا تو مر جائیں، وہ نہ ہو تو مر جائیں، مریں گے تو سبھی، زندہ کیسے رہیں؟ اصل ٹارگٹ تو یہ ہوا نا۔ فری نے یہ کہہ کر کلاس روم کی طرف جانے والے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ یہ فری نہیں ہے، یہ تو… طلحہ واقعی حیران پریشان نظر آیا۔ شیور یہ فری کا گھوسٹ ہے۔ معیز نے بھی اپنے گروپ میں موجود کلاس فیلوز کو شرارت سے آنکھ ماری۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے تو اس نے کبھی نہیں کیا، اور کل شاید اس نے چھٹی بھی اسی وجہ سے کی تھی۔ زویا بولی۔ بہت ڈپریسڈ نظر آ رہی ہے، سم تھنگ از رانگ۔ سمیر نے فکر مندی سے آگے بڑھتی ہوئی فری کی طرف دیکھا تھا۔ فری نے آخری پیریڈ نہیں لیا تھا، آفس جا کر فون کر کے گاڑی منگوا لی تھی۔ اسے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی، خوش تھی نہ اداس، مگر ذہن کا پردہ بالکل سیاہ تھا۔ کوئی تصویر متحرک تھی، نہ کسی پرجوش خیال کی لہر جنبش پیدا کر رہی تھی، نہ کسی خیال کو گرفت میں لینے کی چاہ تھی، نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی جلدی تھی۔ زین مونٹیسوری کلاس سے اس کے ساتھ تھا، بہت ہی پرانا ساتھ تھا، پھر اسکول کے بعد کالج بھی ایک ہی رہا۔ شاید پہلی بار وہ اس کے خیالات کا اس انداز میں حصہ نہیں تھا جس انداز میں وہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ زین پر چیختی چلاتی، اس پر سارا ملبہ ڈالا۔ شاید یہ احساس جرم اسے تنگ کر رہا تھا۔ یہ ربط اتنا پرانا اور مضبوط تھا کہ وقتی طور پر عنصر امریکہ فلم کے کسی غیر موثر منظر کی طرح ذہن و نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے۔ کیا یہ اس شدت کا زلزلہ تھا کہ بحالی کے لیے مدت درکار تھی؟ زلزلے کے بعد موز اور خواہشات ملبے تلے دب جاتی ہیں۔ وہ توانائی جو خواہشات کا ایندھن بنتی ہے وہ تو پھر بحالی میں کھپنے لگتی ہے۔ کوئی اس خاموشی کا راز جاننے کی اہلیت رکھتا تو نعیم قریشی کے اس حوصلے و حرارت کو سلام کرتا جو اس زلزلے کی بنیاد تھا۔ اتنا مہنگا تحفہ دے کر انجانے میں ان سے ایک نیکی ہو گئی تھی۔ بے مہار خواہشات کا ایندھن بننے والی توانائی خود کو نئے سرے سے کھڑا کرنے میں صرف ہو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب 2 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے، خیالات کے گرد باد کا بگولا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ حالت سکون کی ایک انمول کیفیت ہوتی ہے۔ بقول غالب دعا دیتا ہوں راہزن کو، اصل ملال تو اس دوستی کی غیر متوقع موت تھی جو کبھی وہم و گمان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔
ज़ैन की नरम दिली ही तो उसे उसके इतना करीब ले आई थी। ज़रा सी बात पर लड़कियों की तरह उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते थे। कितनी बुरी तरह चिल्लाई थी मैं उस पर, कितना रोया होगा वो अपने कमरे में जाकर। बैग पीछे रख दिया था तो क्या हुआ, वो तो हर किसी का ख्याल करता है। मोइस के डैडी उसको बहुत महदूद पॉकेट मनी देने के बाद महीना ख़त्म होने से पहले एक पाई नहीं देते। ज़ैन हमेशा उसको अपने साथ लंच कराता है। कहीं जाना हो तो अपनी कार में पिक एंड ड्रॉप करता ताकि उसकी पॉकेट मनी फ्यूल में खर्च ना हो। फरी इसी मलाल की कैफियत में घर तक पहुंच गई थी। उसका दिल चाहता था इस वक्त कोई उससे बात नहीं करे, मगर माँ का सामना तो करना ही था। वो खुद को मुरत्तिब व मुनज़्ज़म करने की कोशिश करने लगी। उस नुकसान की बाबत तो वो कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। आशिला ने टूटू को साफ साफ कह दिया था कि वो इंतज़ार नहीं कर सकती, उन्हें आज शाम तक ही फ़ोन ख़रीद कर पहुँचा दे, वरना उनका बेटा रो रो कर जान खो देगा। टूटू ने जब उन्हें कायल करने का बेड़ा उठाया तो आशिला को लंबी तकरीर से बचने के लिए सच बताना ही पड़ा था, जिसे सुनकर चंद सानिये के लिए तो वो भी भौंचकी रह गई थी। फिर बहस छोड़कर चुपचाप सर डाल दिया था। मगरिब से कुछ पहले टूटू ने आईफोन अपने ड्राइवर के हाथ पहुंचा दिया था। टूटू की खिदमत लेने की वजह सिर्फ इतनी थी कि समीना की वजह से आशिला ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकती थी। पहले फ़ोन ख़रीदने जाती, फिर ज़ैन के साथ फरी के घर जाती। दोपहर से मगरिब तक समीना 3 मरतबा उन्हें बुला चुकी थी। शायद वो यही देखना चाहती थी कि आशिला घर से बाहर तो नहीं है। 3 पेशियों के बाद अब वो खासी मुतमईन नज़र आ रही थी। इसीलिए आशिला ने ज़ैन को फ़ौरन तैयार होने का कह दिया था और ख़ुद भी बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। रॉयल ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी, फुल आस्तीन, हमरंग ब्लाउज़, यूरोप से ख़रीदी हुई कॉस्मेटिक्स, खुशबूयात, खुले बालों को एक तरफ समेटकर गुलाब के फूल की शक्ल का क्लिप जिसमें बारीक ज़रकून लगे हुए थे, रेड लिपस्टिक। पहली बार वो ज़ैन के किसी फ्रेंड के घर जा रही थी। समीना ने हमेशा उनको टोका था कि अपनी लुक्स पर तवज्जो दिया करो, तुम्हारे पास किसी शय की कमी तो नहीं। हमरंग हील पहनने के बाद वो मज़ीद दराज कामत नज़र आ रही थी। उन्होंने ज़ैन को मैसेज कर दिया था कि वो तैयार है। ज़ैन जैसे इशारे का मुंतज़िर था। गिरता पड़ता ग्राउंड फ्लोर तक आया जहाँ आशिला उसका इंतज़ार कर रही थी। एक्सीलेंट मॉम, उसने खुशगवार हैरत के साथ आशिला को सर से पाँव तक देखा था। इस वक्त भी बहुत खुश और हल्का फुल्का नज़र आ रहा था वो। यू आर ग्रेट मॉम, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। पेरेंट्स ऐसा तो कभी नहीं करते, बल्कि पनिश करते हैं। ज़ैन की आंखों में आंसू तैरने लगे। आशिला जैसे तड़प उठी। मुझे काम ही क्या है, तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर ज़ैन को गले से लगाकर उसके सर पर बोसा दिया। चलो, जो गुम हुआ वो भी किसी की खुशी बना होगा। हम खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी दोस्त भी खुश हो जाएगी। अभी तक तो बस। खैर छोड़ो, हम लेट हो रहे हैं, ड्राइवर बाहर इंतज़ार कर रहा है, लेट्स गो। मैंने मारिया को समझा दिया है कि मम्मी को 1 घंटे तक संभाले रखे। ये कहकर आशिला ने टेबल से आईफोन का शापर उठा लिया था। ज़ैन माँ को शानों से थामकर बाहर की तरफ चला। मारिया समीना के कमरे से आते आते रुक गई थी। उसने आशिला की तमाम बातें सुन ली थी। दोनों के बाहर जाते ही उसने पलटकर समीना की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। थोड़ा सांस का मसला भी चल रहा था। मारिया ने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके बाहर आई तो आला दर्जे की महक ने उसका इस्तकबाल किया। यूँ लगा गोया आशिला आसपास ही मौजूद है। ये सिम तो बाहर टेबल पर पड़ी हुई थी, तुमने अभी तक मोबाइल में नहीं लगाई? सारा छोटा सा बैग पकड़े हैरत से फरी की तरफ देख रही थी। लगा लूँगी मामा। फरी अपने कंप्यूटर टेबल के सामने बैठी मशीनी अंदाज में कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। नज़रें स्क्रीन पर थीं तो वहां से उठा तो लेती। सारा ने बैग उसके सामने रखते हुए कहा और एक सोचती हुई निगाह उस पर दौड़ाकर बाहर जाने लगी। उसी वक्त सर्वर ने दरवाज़ा बजाकर मेहमान आने की खबर दी थी। इस वक्त कौन आ गया, वो अंदाज़ा लगाने लगी। सिर्फ उनकी बहन मरियम बगैर इतला दिए किसी भी वक्त आ सकती है और मरियम को सब मुलाजिम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका जहन पहले पहल मरियम की तरफ ही गया था। बेगम साहिबा, ज़ैन साहब अपनी अम्मी जान के साथ आए हैं। इससे पेशतर के वो सवाल करती, सर्वर ने फ़ौरन बता दिया था। फरी अपनी चेयर पर फ़ौरन घूम गई। सारा ने भी पलटकर फरी की तरफ देखा था। वो एकदम उठ खड़ी हुई थी और बुरी तरह उलझी हुई नज़र आ रही थी। ज़ैन अपनी माम के साथ, मगर क्यों आया है? उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तुम अपना हुलिया ठीक करके बाहर आओ, मैं देखती हूँ। तुम्हारे पापा घर में ही हैं, वो भी आ जाएंगे। सारा उजलत के अंदाज में बोलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फरी साकित और सामित उसी तरह अपनी जगह खड़ी थी। ज़ैन अपनी माम को लेकर क्यों आया है? सॉरी बोलने? लेकिन सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने उसके घर में उसकी इंसल्ट की थी। फरी ने अपना हाथ सर पर रख लिया था जैसे उड़ते ख्याल को पकड़ रही हो। सारा सर्वर को ये कहकर कि वो अपने साहब को भी ड्राइंग रूम में भेज दे सोच में पड़ गई। कुछ अंदेशे सता रहे थे। वो चाहती थी जो भी बात हो वो सालार साहब के सामने हो, बाद में कोई इल्ज़ाम उनके सर ना आए कि उन्होंने ये कहा होगा या ये बोल दिया होगा। और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो रूह को निहाल कर देने वाली खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। आशिला ज़ैन के इशारे पर समझ गई कि ये फरी की माँ है।
फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सारा तो अर्शिला को देखकर गोया दम्बा खुद रह गई थी। जवान बेटे की माँ का रंग रूप, आराइश और ज़ेबाइश, कानों और सफ़ेद सराहीदार गर्दन में नीलम पत्थर की जगमगाहटें, बड़े बड़े टॉप्स, नाजुक सा नेकलेस। ड्राइंग रूम की छत पर लगे बड़े से फानूस ने नीलम की कदरों कीमत में इजाफा कर दिया था। जगमगाती, महकती, मुस्कुराती एक हसीन जवान औरत। ये ज़ैन की माँ है। सलाम के अल्फाज के साथ ही ये हैरत आमेज़ ख्याल भी अपनी जगह बना रहा था। अस्सलामुअलैकुम पहल सारा ने की थी। ज़ैन ने हाथ लहराकर हाय कर दिया था। अर्शिला ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। सारा करीब हुई तो अर्शिला ने बहुत नज़ाकत से उन्हें थामकर गले से लगाया और एक अलामती बोसा भी दिया। वाह, कितनी सिंपल है फरी की मदर। अर्शिला ने ज़ैन की तरफ देखकर दिली तासुरात का इजहार किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ज़ैन को घर में सब जानते हैं, मगर आपसे मुलाकात का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तशरीफ़ रखिए, बस फरी भी आ रही है। इससे पेशतर के फरी की बाबत पूछा जाता सारा ने खुद ही बता दिया। ओके, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और सच्ची बात यह है कि हम जानबूझकर बगैर इन्फॉर्म किए आए हैं। अगर बता कर आते तो फिर आप हमें इंटरटेन करने के तकल्लुफ़ात में लग जाती। हालांकि मम्मी तो अलाउ ही नहीं करती, कहती हैं जहाँ जाना है पहले वहाँ इन्फॉर्म करो। सबके अपने अपने शेड्यूल होते हैं। अब भी हम उन्हें बताकर नहीं आए। मम्मी, सारा कदरे उलझी। यस माय मदर। अर्शिला ने अपने खूबसूरत मुस्कुराहट, जिसमें बला की सादगी थी, सारा को हैरत ज़दा कर दिया था, यूँ जैसे कोई छोटी बच्ची किसी से अपनी माँ का जिक्र कर रही हो। ओके, अब सारा को भी रद्द-ए-अमल देना पड़ा कि बात समझ आ गई है। उसी वक्त फरी अंदर दाखिल हुई थी। वो हैरान इतनी नहीं थी जितनी कि परेशान थी। ओ माय डार्लिंग। अर्शिला फरी को देखकर बाजू फैलाकर जिस तरह आगे बढ़ी, सारा तो गोया सोच में पड़ गई। बड़ी ही अनोखी और निराली सी लड़की नुमा औरत सामने थी, जिससे मिलती जुलती भी आज तक नहीं देखी थी। ऐसे अंदाज तो ख़वातीन के तब देखने को मिलते हैं जब वो होने वाली बहू को अंगूठी पहनाने जाती हैं। सारा के दिल को ख्वामखा कुछ हुआ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। हाय ज़ैन, हाउ आर यू। फरी ने सब कुछ एक ही साथ कह दिया, क्योंकि हवास ठिकाने नहीं थे। फैंटास्टिक। ज़ैन ने अंगूठे से बखैरियत होने की अलामत बनाई। उसी लम्हे सालार साहब की भी आमद हुई। वो भी ठीक ठाक उलझन में पड़े दिखाई दिए। पेशानी को छूकर उन्होंने अर्शिला को शाइस्तगी से सलाम किया और खोजती हुई निगाह बीवी और बेटी पर भी दौड़ाई। माम, फरी के पापा, सालार अंकल। नाइस टू मीट यू। अर्शिला ने शाही आदाब के अंदाज में सर को कदरे झुकाकर और मुस्कुराकर कहा। सालार साहब की हालत भी सारा से मुख्तलिफ नहीं थी। जवान बेटे की इतनी बनी सवरी हसीनो जमील माँ, जिसके वजूद से रोशनियाँ और खुशबुओं की लपेटें फूट रही थीं। खुशबू भी ऐसी कि बात करने के बजाय बंदा बस देखता रह जाए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अर्शिला ने टेबल से आईफोन का शॉपिंग बैग उठाया। सारा, फरी, सालार साहब की उलझन में इजाफा होने लगा। पहली बार आप हमारे घर आई हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप आराम से बैठिए। सारा की नज़रें अर्शिला के हाथ पर थी और वो इखलाकियात निभा रही थी। ओह थैंक्स, फिर कभी सही, बल्कि पहले मैं आपको इनवाइट करूंगी। आज तो बस ज़रूरी काम से आए हैं। ये कहकर अर्शिला ने बैग से पैक निकाला और ख़ुद चलती हुई फरी के करीब आई। फरी, ये आंटी की तरफ से गिफ्ट है। यूँ समझो ये कोई ड्यू बर्थडे गिफ्ट है। उन्होंने पैक फरी की तरफ बढ़ाया, जो अर्शिला के करीबी सोफ़े पर बैठी हुई थी। सारा उसके बराबर में बैठी थी, जबकि सालार साहब अभी तक खड़े ही थे, क्योंकि अर्शिला के अंदाज में उजलत थी। ये क्या है? सालार साहब ने आईफोन का पैक देखकर जान लिया था कि मेहमानों की आमद का मकसद सिर्फ यही है, और वो बहुत जल्दी में है। भाई साहब प्लीज़, मेरा बेटा इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि मैं बता नहीं सकती। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाऊंगी। ऑलरेडी मेरी मदर बेड पर हैं और मैं खुद भी मेडिसिन पर हूँ। स्ट्रेस मेरे लिए जहर है, प्लीज़। सारा, सालार साहब, फरी तो चंद सानिए के लिए पत्थर के बुत ही बनकर रह गए थे। कुछ समझ में ही नहीं आया कि बोलें तो क्या बोलें। आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपने इतनी ज़्यादा सफरिंग की। बस मुझे गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्या क्या फजूल बोल गई थी। सॉरी आंटी। बाद में मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि ज़ैन का क्या कसूर है। आप तो जब चाहें इसे ये वाला आईफोन दिला सकती हैं, मेरे लिए भी तो लाई है ना। फरी ने अर्शिला के शानों पर अपना बाजू रख दिया था। मेरा नया सेल अभी तक एक्टिव नहीं, वरना मैं ज़ैन को फ़ोन करके सॉरी बोल देती। तुमने क्या बोला था ज़ैन को? सारा ने फरी को मज़ीद बोलने से रोक दिया। उनका तो दिल बैठने लगा। वो फरी से किसी भी हमाकत की तवक्को कर सकती थी। कुछ नहीं मामा, थोड़ा सा शाउट कर गई थी, शायद आंटी ने सुन लिया था। फरी मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाकर मिनमिनाई। लेकिन बेटा, आपने ज़ैन को बोला क्या था? सालार साहब अलग अपनी जगह शर्मिंदगी से गड़े जा रहे थे, बल्कि डर रहे थे कि जाने क्या कुछ बोल कर आ गई है कि ज़ैन की माँ लाखों की शय लेकर उनके घर आ गई। कुछ नहीं पापा, बस यही बोला था कि तुमने मेरा बैग सीट पर क्यों फेंका था। फरी अब रो देने वाली हो रही थी। तो बेटा, फेंकने से फ़ोन गिरता तो गाड़ी में गिरता। आप अपना सारा गुस्सा ज़ैन पर उतार कर आ गई। ये तो फिर ज़्यादती है ना। फिर तो कोई भी होगा गिल्टी फील तो करेगा। सारा और सालार साहब की शर्मिंदगी नाकाबिले बयान थी। आप दोनों फरी को कुछ ना बोलें। आजकल के बच्चे सेल फ़ोन के लिए क्रेज़ी होते हैं।
اس کی جگہ میں بھی ہوتی تو کچھ ٹائم کے لیے میرا دماغ بھی فریز ہو جاتا۔ میں بہت خوشی سے دے رہی ہوں، فری مجھے بھی عزیز ہے، پلیز آپ لوگ انکار مت کیجیے گا۔ ارشیلا نے منت کے انداز میں سارا اور سالار صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ آپ سچ مچ ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں، غلطی فری کی ہے، انسان کو اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ فری نے زین پر غصہ کیا، غلط کیا۔ سالار صاحب نے بڑے پرسکون اور باوقار انداز میں واضح کر دیا کہ وہ یہ قیمتی تحفہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سارا کی تو گویائی ہی سلب ہو کر رہ گئی۔ یہ تو خوب ہوا کہ سالار صاحب اس وقت بہت مضبوط اعصاب کے مالک ثابت ہوئے۔ وہ جس اعلیٰ پوسٹ پر کام کر رہے تھے اس میں دن رات اعصاب کا امتحان ہوتا تھا، چنانچہ صورتحال سے بخوبی نمٹ رہے تھے۔ فری کی تو شرمندگی سے بری حالت تھی، ماں باپ کے سامنے خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ میرا بیٹا بہت سینسٹیو ہے، آپ انکار کریں گے تو یہ ہمیشہ خود کو گلٹی فیل کرتا رہے گا، آپ بچوں کی خوشی کی خاطر۔ آئی ایم سوری میڈم۔ سالار صاحب کا انداز حتمی اور فیصلہ کن ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے یہ گفٹ قبول کر لیا تو ہم زندگی بھر گلٹی فیل کریں گے۔ سالار صاحب کا انداز بے لچک تھا، ساتھ ہی انہوں نے فری کی طرف قدرے ناراضی سے دیکھا تھا۔ فری گھبرا کر زین کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آئی ایم سوری زین، فارگیٹ اٹ، بس میں فضول میں ایموشنل ہو گئی تھی۔ میرا سیل فون تم نے تو نہیں لیا نا؟ زین نے جلدی سے بلا تاخیر اپنا سر دائیں بائیں انکار میں ہلایا۔ اگر یہ آئی فون یوز کرے گی تو یقین کرے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اب یہ اتنا بھی ایکسپینسو نہیں، 2-3 لاکھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارشیلا نے کمال سادگی و معصومیت سے کہا تو سارا کی تو حیرت سے آنکھیں پھیلنے لگیں، صحیح معنوں میں ہونک ہو کر رہ گئی تھی۔ میم اب آپ واقعی ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں، سوری ٹو سے، جیسے فری کا غصہ آپ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں۔ سالار صاحب اس سے زیادہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ بحث و مباحثہ ان کا مزاج تھا۔ ارشیلا تو ان کی آواز کی ٹون پر یوں سہم گئی جیسے سمینہ نے ان کی کوئی چوری پکڑ لی ہو اور انہیں بے بھاؤ کی سنا رہی ہوں۔ سالار صاحب آپ کو نہیں پتہ یہ اماؤنٹ بینک سے نکل چکی ہے، ممی ٹھیک ہونے کے بعد بینک سٹیٹمنٹ چیک کریں گی تو مجھے ان سے بہت سارے جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ میں تو بچوں کی خاطر یہ سب کچھ فیس کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، بھلے ممی کا اور میرا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے مگر میں ممی کی پرمیشن کے بغیر بڑے چیک سائن نہیں کرتی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سالار صاحب اور سارا تو جیسے ہکا بکا ہو کر ارشیلا کی طرف دیکھ رہے تھے، یوں جیسے سامنے جوان زین کی ماں نہ ہو، کوئی 12-13 سال کی بچی ہو۔ جی انکل نانو بہت اسٹرکٹ ہیں، سب ڈرتے ہیں ان سے، زین نے بھی جلدی سے اضافہ کیا تاکہ سالار صاحب ان پر رحم کھا کر تحفہ قبول کر لیں۔ یہ ابھی پیک ہے، ری سیل ہو جائے گا، آپ اسے سیل کر کے واپس اماؤنٹ بینک میں جمع کرا دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن ممی اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں گی نا؟ ارشیلا کسی صورت فون واپس لے جانے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اسٹریس تو نہیں لیں گی نا؟ پیسے اکاؤنٹ سے نکلے تھے واپس آ گئے۔ سالار صاحب ارشیلا کی باتوں سے ہونے والی حیرت کے زیر اثر تھے، اب یوں بات کر رہے تھے جیسے کوئی سائیکالوجسٹ تھراپی کر رہا ہو، تحمل، ٹھہراؤ اور گہرا سکون، مگر فون قبول نہ کرنے کی حتمی مہر بھی ساتھ ساتھ لگا رہے تھے۔ 1 منٹ آپ آرام سے بیٹھیے، پہلے تو میں آپ کے لیے فریش جوس منگواتی ہوں۔ سارا نے گویا اعلان کیا کہ فون پر اب مزید بات نہیں ہوگی۔ سارا پلیز نو فارمیلٹی، پھر کبھی۔ آنٹی پلیز تھوڑا سا تو چلے گا، ایسے اچھا تو نہیں لگتا نا؟ زین آنٹی کو بولو نا۔ فری کا ذہن بھی اب اصلی حالت پر واپس آ کر کام کر رہا تھا۔ میری جان سو سویٹ، ممی نرس کو پاگل کر دیں گی، تمہیں نہیں پتہ اس وقت گھر میں کیا سچویشن چل رہی ہے۔ ارشیلا نے فری کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ سالار صاحب بہت پرسکون انداز میں ارشیلا اور زین کو خدا حافظ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ اب ان کی موجودگی کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ ارشیلا نے ایک نگاہ جاتے ہوئے سالار صاحب پر ڈالی تھی۔ سالار صاحب بہت سخت مزاج لگتے ہیں، میرے ہسبینڈ کی طرح، ارشیلا نے مایوسی کی کیفیت میں ٹیبل سے اپنا فینسی پرس اور آئی فون کا شاپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ یوں مسکرا رہی تھیں جیسے مسکرانے کے لیے بمشکل خود کو تیار کیا ہو۔ آپ سمجھے، مائنڈ نہ کریں، اس سارے قصے میں آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھر آپ جرمانہ کیوں بھریں؟ یہ تو زیادتی ہے نا؟ سارا نے آگے بڑھ کر ارشیلا کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر گویا قائل کرنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں وہ ارشیلا کو اچھا خاصا سمجھ گئی تھی۔ سادہ مزاج، نازوں میں پلی ہوئی، ماں پر انحصار کرنے والی، اعتماد سے آری الجھی ہوئی خاتون۔ ہاں یہ تو ہے، بچے خوش ہو جاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ارشیلا پھر جبراً مسکرائیں۔ کسی دن آپ کو اپنے گھر انوائٹ کروں گی، بس ذرا ممی کی طبیعت سنبھل جائے۔ ارشیلا نے سارا کو روایتی انداز میں گلے سے لگا کر بڑی گرم جوشی سے کہا، پھر پلٹ کر فری کی طرف دیکھا اور دونوں بازو پھیلا کر پاس آنے کا اشارہ کیا۔ فری آگے بڑھ کر گلے لگ گئی۔ ارشیلا کے مہکتے وجود میں گویا بہشت کے جھونکے تھے۔ زین مسکرا کر فری اور ارشیلا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آئی فون قبول ہوا یا نہیں اس کا یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، وہ گلٹی نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا، بس کافی ہے۔ فری اور سارا خدا حافظ کہنے پورچ تک ماں بیٹے کے ساتھ گئے تھے۔ ارشیلا کی اوڈی کار پورچ میں ہی کھڑی تھی۔ فری نے پہلی بار کسی قیمتی کار کے ماڈل اور بناوٹ کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ سامنے اوڈی تھی یا 1974 کی کرولا، اس کی بلا سے ایک آئی فون سے محرومی نے زندگی میں گویا انقلاب برپا کر دیا تھا۔
रात को फरी का पहले वाला फ़ोन एक्टिव हो गया था, मगर उसने सोने से पहले ऑफ कर दिया था। खुद ही अपने वक्त पर बेदार हो गई थी और कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। सालार साहब नाश्ते की मेज़ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। सारा उन्हें बता चुकी थी कि फरी तैयार हो रही है। सारा सालार साहब के नाश्ते के लवाजमात उनके सामने सजा रही थी। हर तरह के खिदमतगार हमेशा से मुयस्सर थे, मगर वो सालार साहब के ज़ाती काम खुद अंजाम देती थी। कपड़े ड्राई क्लीन होकर आते थे, मगर वो एक हाथ इस्त्री का लगा दिया करती थी कि लटके हुए कपड़ों पर भी निशान पड़ जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे होते तो पैरों में जुराबें भी पहना दिया करती थी, और इस दौरान सालार साहब अपनी बची हुई चाय या कॉफ़ी ख़त्म कर लेते थे। रात तो आप फ़ौरन ही सो गए थे। सारा ने चाय तैयार करना शुरू कर दी क्योंकि फरी आती हुई दिखाई दी। बस मुझे अजीब सा फील हो रहा था, सर भारी हो रहा था। मैं इसलिए भी सो गया था कि तुम आओगी तो फिर यही फजूल सा टॉपिक लेकर शुरू हो जाओगी, और मैं इस टॉपिक पर आज न आइंदा कोई बात ही नहीं करना चाहता। सालार साहब ने टका सा जवाब दिया तो सारा हैरान ही हो गई। और मैं भी, फरी ने सीट पर विराजमान होते हुए बाप की हाँ में हाँ मिलाई। सीधा सीधा शो ऑफ केस है। पास लोगों को बीमारी होती है, बहाना ढूंढते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि हम कितने दौलतमंद हैं। सालार साहब का मूड ख़राब होने लगा। नहीं नहीं पापा, जैन लोग ऐसे नहीं हैं। उसकी माम तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और लविंग है। मैं समझ गई थी जैन बहुत रोया होगा तो उसकी माम ने ये स्टेप लिया, अदरवाइज़। अच्छा ठीक है, 2 साल का बच्चा है जो बात बात पर बहुत रोता है। नॉनसेंस। सालार साहब ने फरी को मज़ीद बोलने से रोक दिया। ऑफिस की फुल तैयारी के बाद सालार साहब घर में ही अफसर बन जाते थे, क्योंकि जहन तो उनसे पहले ऑफिस में पहुंच चुका था। सारा ने आंखों के इशारे से फरी को मज़ीद बात करने से रोका। फरी चुपचाप स्लाइस पर मार्जरीन लगाने लगी। शम्सा आज मामूल से काफ़ी पहले घर से निकल चुकी थी। स्कूल वैन ख़राब हो गई थी तो मुतबादिल वैन जल्दी आ गई थी, क्योंकि आउट ऑफ रूट जाना था। वासिफ किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात की भरमार थी। फिर जाने क्या हुआ, तेज़ी से किचन से निकला और टेरेस की तरफ बढ़ा। नीचे पोर्च में झांका। अभी सब कारें पोर्च में ही मौजूद थीं। वो एक नज़र डालकर वापस आ गया और नाश्ते के बजाय सिर्फ चाय पर इत्तफाक किया। तैयार तो था। चाय ख़त्म करके अपना ब्रीफ केस, वॉलेट और बाइक की चाबी उठाकर तेज़ी से जीना उतरने लगा। अंदाज में ऐसी उजलत थी जो किसी ज़रूरी काम अंजाम देने की गर्ज से होती है। जैसे ही पार्किंग एरिया में आया, ठीक उसके अंदाजे के मुताबिक फरी भी अपना कॉलेज बैग उठाए बाहर आती दिखाई दी। वासिफ यकदम उसके सामने आ गया। फरी के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने बड़ी बदमज़गी और नागवारी से वासिफ की तरफ देखा था। कोई बहुत ज़रूरी काम है मुझसे? फरी ने अब्रू तान कर देखा। तुम तो अपने काम की नहीं हो, मेरा क्या काम करोगी? मैं तो सिर्फ तुम्हें अलर्ट करने के लिए रुका हूँ। रास्ता छोड़ो, मुझ पर एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। हु आर यू? नथिंग। फरी आगे बढ़ने के लिए कतरा कर कहती जा रही थी। ये जो आए दिन कार चोरी, सेल चोरी की वारदातें होती हैं ना, बड़े बड़े रईसों की औलादें गिरफ्तार होती हैं तो पता चलता है कि ये पेट भरे रईसों के कारनामे हैं। ये अलग बात कि पुलिस खा पी कर छोड़ देती है। रातों को 2-2 बजे बॉयफ्रेंड के साथ रोडों पर नज़र आओगी तो घर में ऐसी ही खबरें आएंगी, बहुत गलत जा रही हो। ये कहकर गोया भड़ास निकालकर वो बाइक की तरफ बढ़ा तो फिज़ा में फरी की चीख ने इर्ताश पैदा कर दिया। पापा, ये बाज नहीं आएगा, इसे घर से निकालें वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। फरी के होशो हवास जवाब दे रहे थे। उसकी आज़ादी पर कदगन लगा रहा था। उस पर मस्तजाद उसके दोस्त को चोर डाकू कह रहा था। सालार साहब ने सूरत हाल समझने की भी कोशिश नहीं की। उनके लिए फरी का चिल्लाना ही काफ़ी था। अपनी कार की तरफ बढ़ते कदम वासिफ की तरफ मुड़ गए। एक जस्त में वासिफ को जा लिया। हु आर यू? एक झटके से उसका गिरेबान पकड़ा और एक ज़ोरदार तमाचा उसके रुखसार पर रसीद किया। सालार साहब चीखे, कौन हो तुम? अपना नामो निशान पता है तुम्हें? सालार साहब बोले, जाहिल इंसान, सुबह सुबह लोगों का काम शुरू होता है, तुम फसाद मचाते हो। एहसान फरामोश, फसादी, अय्याश, पाप की औलाद। बहन का मुंह देखकर बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये मेरी बेटी है और अभी मैं ज़िंदा हूँ। ऑफिस में अखाड़ पछाड़ चल रही थी। रात आशिला भी बख्शिश देने आ गई थी। जहन में जितना गुबार था वासिफ ने बाहर निकालने का भरपूर मौका फराहम कर दिया था। वाकई जैसे वो किसी बगोले की जद में थे। कुछ नहीं सूझ रहा था। वासिफ अपने गाल पर हाथ रख के शशतर खड़ा था। सारा अंदर से भागती हुई बाहर आ रही थी।